हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। तो आज हम यूपीएससी प्री 2025 के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बोला था, तो हम लोग यूपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले हमें पीवाईक्यू लगाना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से क्या होता है, पेपर का लेवल और उसका पैटर्न कैसा है उसकी हमें जानकारी मिल जाती है। तो हम लोग 2006 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ पर लगाएंगे। तो आज हम 2006 का जो पेपर है उसमें हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको आज लगाएंगे। तो ये पहला पीवाईक्यू सीरीज है। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें 20 से 21 क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 सीरीज है तो मैं 20 क्वेश्चन ही लेके चल रहा था। लेकिन मैंने फिर बाद में देखा कि कहीं क्वेश्चंस का लेवल कम है, 20 से कम है, कहीं 10 ही है, कहीं 9 है। तो सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पे लेके चला हूँ। तो जैसे आज के जो टेस्ट है उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर यहाँ का सेक्शन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे भी होंगे, यहाँ पर 10 होंगे, 10, 20, 15, 25 जैसे भी होंगे वो उस हिसाब से मैं टेस्ट लगवाता जाऊंगा, ठीक है। और टेस्ट की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहले मैं डाल नहीं पाता था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ टाइम क्लास के बाद ही, यानी कि अपलोडिंग के बाद, जैसे ही आप क्लास जो है लाइव हो जाएगी तो मैं तुरंत क्लास जो पीडीएफ है वो ग्रुप में डाल दूं, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारा यूट्यूब पर लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, कि मैं लाइव लेने क्लास को लाइव ले सकता हूँ, तभी मैं एनसीईआरटी शुरू करूंगा। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में एनसीईआरटी में मजा नहीं आएगा, ये भी है। दूसरा, क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगी, डिस्कशन नहीं हो पाएगा, मैं आपसे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाऊंगा, आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इसलिए तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि जब तक हमारा लाइव सेशन शुरू नहीं होता तब तक हम थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। कोशिश मैं ये करूँगा, नहीं तो एक तरीका ये भी है कि मैं कुछ छोटे छोटे रिकॉर्डेड क्लासेस डालता जाऊँ। तो वो आपका अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर रिकॉर्डेड क्लास में ही वो रहेगा। लेकिन मैं चाह रहा, मेरी इच्छा ये है कि मैं उसको लाइव क्लास में लूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइव से फायदा ये रहेगा कि मैं सीधा आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्लास के टेस्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय या मठ है ये उत्तर प्रदेश में है। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में है। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र में है। तो इनमें से कौन सा एक जो है स्टेटमेंट, या कौन सा इसमें से जो विकल्प है वो सही है, सही तरीके से जुड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। बाकी जो है ये अलग अलग है। जैसे विक्रमशिला जो है ये कहाँ पे है? वो विक्रमशिला है जो बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में है। हेमकुंड गुरुद्वारा जो है ये आपका उत्तराखंड में आता है। अमरावती बौद्ध स्तूप जो है ये आपके आते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको बताता हूँ। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसे 8वीं सदी में पालवंश के राजा धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी का जो जानकारी मिलती है, जिक्र मिलता है, वो हमें तबकाते नासरी नाम की एक किताब है, इसमें ये इसकी जानकारी मिलती है। और बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को समाप्त कर दिया था, या इसको नष्ट कर दिया था, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था वो एक किले की भांति था या दुर्ग की भांति। तो इसलिए उसने सोचा ये कोई किला है, इसलिए उसने इस यूनिवर्सिटी पर अटैक करके इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हेमकुंड गुरुद्वारे पे। तो हेमकुंड गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी से ये संबंधित है। दसम ग्रंथ में जो आस्था रखते हैं वो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ जो है वो यहाँ पे मिला है, या जो भी है आस्था रखते हैं यहाँ पे। इसका महत्व, दसम ग्रंथ से इसका महत्व है,
ठीक है। उदयगिरी गुफाओं की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में स्थित है, और राजा खारवेल, उड़ीसा का एक राजा था खारवेल, यहाँ पे उसका जो है उसकी यहाँ पे अभिलेख मिलता है। ठीक है, खारवेल, और ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक। अमरावती बौद्ध स्तूप की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, और ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसका अगर अमरावती का नाम बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है? धान्य धान्य कटक, ये इसका प्राचीन नाम है। और ये यहाँ पे संगमरमर की कुछ संगमरमर की कुछ स्तूप जो है मिलते हैं, संगमरमर से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, घंटी की आकृति में ये स्तूप बना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोरवाट मंदिर, बाटू केव्स मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा आपका अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के समय हुआ था, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अन्य मंदिरों की, और ये जो मंदिर है अंकोरवाट मंदिर, ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। ठीक, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, आगे बात करते हैं मरियम मंदिर की। ये सिंगापुर में स्थित एक मंदिर है, और इसकी खोज जो है 1827 में की गई थी। ये मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। बाटू केव्स मंदिर की अगर हम बात करें तो बाटू केव्स जो है ये गुफा मंदिर है, ये मलेशिया में है। ठीक है, मलेशिया। और मरियम मंदिर कहाँ पे है? ये सिंगापुर में है। ठीक है, ये सिंगापुर में है। अंकोर वाट मंदिर ये कहाँ पे है? अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, ये कंबोडिया में। और कामाख्या मंदिर जो है ये असम भारत में स्थित है। ठीक है, ये भी केब्स मंदिर है, बाटू केब्स मंदिर, ये गुफाओं मंदिर है, और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मंदिर है। इसमें भगवान कार्तिकेय की के लिए समर्पित कुछ मंदिर यहाँ पे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसमें सही आंसर है, कौन सा ऑप्शन है आपके? अमोघवर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव और कृष्ण प्रथम। तो इसका सही आंसर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने जो है ये राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी, या राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगर इसके अन्यों की बात करें, यानी ये इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो कृष्ण प्रथम इसके एक प्रथम जो है प्रमुख राष्ट्रकूट वंश के दूसरे शासक हैं, और इन्होंने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना, वो इन्होंने निर्मित करवाया था। ठीक है, ध्रुव ये भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, और इन्होंने जो है उत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप किया था। ठीक है, तो जहां तक है ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये उसमें राष्ट्रकूट जो साम्राज्य थे उस इन्हीं के टाइम पर हुआ था। अमोघवर्ष एक विद्वान शासक थे, और इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। ठीक है, कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्या है? उपलब्धि सुमेलित करना है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कालावधि ये किसने बताया था? मतलब उपलब्धि या गणना जो भी है, और प्राचीन भारतीय विद्वान। ठीक है, इनको मैच करना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो अगर इसको हम देखें, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की कालावधि ये किसकी थी? तो ये बताया था भास्कराचार्य ने। ठीक है, ये भास्कराचार्य ने। पाई का मान बताया था बौधायन ने। शून्य के अंक की खोज ये आर्यभट्ट ने, और सांप सीढ़ी का खेल ये ज्ञानदेव ने। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है, यानी किसका क्रम है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहले कौन आया, यूनानी। ए जो विकल्प है वो कहता है यूनानी पहले आए, शक पहले आए, कुषाण पहले बाद में आए। यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। सही आंसर है आपका ए, पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, छठवें नंबर पे। तो छठवां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। दूसरा है कहता है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या इनमें से दोनों में से ना, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, ये विरोधी नहीं थे। पूर्वी भारत के पाल शासक ये बौद्ध मत के समर्थक थे। तो हाँ, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। इलाहाबाद स्तंभ निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, वो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक, अब आप लोगों के मन में दिमाग में आ रहा होगा कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वही वहीं पे अशोक का शिलालेख भी है। तो वो अलग है, ये अलग है। स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। ठीक है, और इसी पे यानी इसी अभिलेख पर ये अशोक से भी रिलेटेड है। यानी अशोक, पहले इसमें अशोक का शिलालेख लिखा है, फिर समुद्रगुप्त का, फिर इसमें अकबर और जहांगीर बाबर सबका इसमें उल्लेख आता है। तो मुगल काल यानी बहुत लंबा चौड़ा एक तरह से अभिलेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इन कथनों पर बात करते हैं। कथन ए कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ठीक है, कारण कारण क्या था, क्यों जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, ए सही है। ए और आर यानी पहला कथन सही है, कथन कारण दोनों सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। बी है, कारण कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है, आर गलत है। और डी, ए यानी कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक ने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। ठीक है, ये पूरी तरह से, लेकिन ये जो स्वर्ण सिक्का जारी किया था ये पश्चिमी एशियाइयों जो या उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए टोकन मुद्रा जारी नहीं की थी। ये टोकन मुद्रा के लिए इसको जारी नहीं किया गया था, ये जारी किया गया था आपका सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये जारी किस लिए किया गया था, सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टोकन मुद्रा जो थी वो आपकी तांबे की थी। ठीक है, इसी के बीच में इसने स्वर्ण की मुद्रा को भी जारी किया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, पहले होगा बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह और उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। तो पहले बहलोल लोदी के बारे में बात करते हैं। तो बहलोल लोदी इसने सर हिंद का इख्तियार था। ये मतलब इख्तियार मतलब एक तरह से कोई अधिकारी था।
ठीक है, इसने पंजाब पर अधिकार जमाकर 1451 में इसने लोधी वंश को समाप्त कर, सॉरी लोधी नहीं, सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश को समाप्त कर, सैयद वंश को इसने समाप्त करके लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो बहलोल लोधी हो गया। उसके बाद फिर आपका सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी जो है ये इसका दूसरा शासक था, और ये लज्जते सिकंदरी इसकी एक रचना है, और ये जो रचना करता था ये किस नाम से, गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी नाम से ये रचना करता था। ठीक है, और रचना क्या है, लज्जते सिकंदरी, ये इसकी रचना है। अच्छा, सिकंदर शाह लोधी के बारे में एक खास बात और है कि आगरा जो सिटी है आज की, उसका संस्थापक सिकंदर शाह लोधी ही है। ठीक है, अब आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद आया, और सिकंदर शाह इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर की विजय की थी, और इसके समय पर जो है कई लड़ाइयां हुई, जिसमें से एक प्रमुख लड़ाई है पानीपत की पहली लड़ाई, जो बाबर के साथ हुई थी। ठीक है, तो ये इसके बारे में खास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है ये आपके जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, ये जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम का अगर जीवन काल की बात करें तो ये आपके 1608 से 1649 ये इनका टाइम पीरियड है, ये इतने टाइम तक रहे थे। और अब अगर हम बात करें इस पूरे टाइम पीरियड में तो ये किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे दो आपके शासक आ रहे हैं, एक तो कौन है, जहांगीर, एक तो जहांगीर हो गया और दूसरा हो गया शाहजहां। ठीक है, शाहजहां और जहांगीर। तो ऑप्शन में शाहजहां है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी ये शाहजहां के राजकीय इतिहासकार थे, ये शाहजहां के राजकीय इतिहासकार थे। ठीक है, और इन्होंने ही एक किताब लिखी है पादशाहनामा। पादशाहनामा नाम की इन्होंने एक किताब लिखी है जो शाहजहां के समकालीन इतिहास पर का वर्णन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पादशाहनामा से लेके एक क्वेश्चन आया था, शायद रिसेंटली अभी ही क्वेश्चन पूछा है सीडीएस या एनडीए के एग्जाम में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन पूछा हुआ है। अभी 2024 का एग्जाम हुआ था, 2024 में सीडीएस या एनडीए का, उसमें पादशाहनामा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी नहीं पूछा है। चलिए, राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ठीक है, कितना खतरनाक क्वेश्चन। राजा बोडियार के बारे में पूछ रहा है कि इसने मैसूर राज्य की स्थापना जब की थी तब विजयनगर का राजा कौन था। ठीक है, सीधी बात, देखने में फैक्चुअल लग रहा है लेकिन फैक्चुअल नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय और वेंकट द्वितीय। ठीक, तो आपका सही आंसर है डी, ये डी है। ठीक है, वेंकट द्वितीय, यानी कि बोडियार ने जब मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, अब इन्होंने कब स्थापना करी थी? तो ये की थी 1612 में, 1612 के टाइम पर वेंकट द्वितीय जो है विजयनगर के राजा थे। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सारे विजयनगर के ही राजा हैं। जैसे सदाशिव जो है तुलुप वंश के राजा हैं, तुलुप। ठीक है, तिरुमल जो है, तिरुमल अराबिडू वंश के शासक हैं। और ये रंगा जो द्वितीय हैं, रंगा द्वितीय ये भी अराबिडू के हैं, और वेंकट द्वितीय ये भी आपके अराबिडू, ये तीनों जो है ना ये आपके अराबिडू वंश के शासक हैं।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेंकट द्वितीय के बारे में एक बात और, इनको यूरोपीय जो चित्रकला है, यूरोपीय चित्रकला, उसमें खास रुचि थी। यूरोपीय चित्रकला में रुचि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 सॉरी 2000 नहीं, वर्ष 1946 में बनी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पास कौन सा विभाग था? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, खाद्य एवं कृषि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, अंतरिम सरकार में भी इनके पास खाद्य एवं जो कृषि विभाग था, साथ में ही जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग ही था। दोनों में ही उनके पास एक ही डिपार्टमेंट था। ठीक है, अब आप अन्य की बात करें तो कौन कौन से हैं? रक्षा किसके पास था? तो रक्षा था आपका सरदार वल्लभ सिंह सरदार बलदेव सिंह, इनके पास था। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल, ये खुद जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। ठीक, और बाकी इनमें से कोई नहीं तो दिया नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बोर हो रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो मैं कुछ ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, पेपर में तो पूरा 2 घंटे बैठने होते हैं। चूंकि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। चलिए, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सरल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है, ये 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब विद्रोह हुआ था। इसमें लॉर्ड दिया हो, मुझे लॉर्ड लगाना पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, इन पे बात करते हैं। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा स्टेटमेंट है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तीसरा, मैडम कामा माता पिता, इनके जो माता पिता हैं वो पारसी थे। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसमें से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, इस पे बात करते हैं। इन्होंने पेरिस में नहीं फहराया था, इन्होंने 1907 में जर्मनी में जो है, जर्मनी में हुआ था, ये अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, 7वीं कांग्रेस, उसमें इन्होंने भारत का झंडा फहराया था। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैडम कामा है, मैडम कामा ये कौन थी? ये फ्रांसीसी नागरिक थी, इस चीज को ध्यान रखना। ये फ्रांसीसी नागरिक थी, उस समय ये भारतीय भी नहीं थी, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को साधित कर दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। तो कौन से कथन सही है? केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, और ना पहला में, इनमें से कोई सही नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? कि इसमें से बी सही आंसर होगा। क्यों होगा? देखो, 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने, जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर, मतलब उसके शासन को, और सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। यानी कि अब कंपनी की जगह क्राउन का शासन आ गया था। ठीक है, क्राउन का शासन आ गया था, कंपनी से क्राउन, क्राउन ऐसे बनता है, हाँ, ये क्राउन का शासन। और पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? 1853 का जो चार्टर एक्ट है, भारतीय कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित, उत्साह मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। पेन टेप पे बहुत टाइम से लिखा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, तो समाप्त करना। तो ये जो काम हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1800 सॉरी 1833 के एक्ट में। 1833 का जो एक्ट आया था, उसमें विशेषाधिकार जो था ना,
वो सॉरी विशेषाधिकार समाप्त किया था 1833 में और एकाधिकार समाप्त किया था 1813 में। तो 13 में सॉरी, अब यहाँ पे आप इसको सही कर लेना। भारत का व्यापारिक एकाधिकार जो समाप्त किया था कंपनी का वो 1813 में किया था, और विशेषाधिकार जो था वो खत्म किया था 1833 में। ठीक, दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। एकाधिकार समाप्त हुआ था 13 में और विशेषाधिकार जो था वो 33 में समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध बना दिया? ठीक है, तो यहाँ पे आनंद मठ की बात की गई है। आनंद मठ, तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे आंसर आएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है ये आपका 1770 में जो हुआ था, बंगाल में पूरे अकाल पड़ा था। उस समय क्या हुआ था, तीर्थ यात्रा पर लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था वो अलग। इससे सन्यासी लोग जो है वो परेशान हो गए थे, क्षुब्ध हो गए थे और उन्होंने विद्रोह किया था। इसी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा और उसी आनंद मठ में हमें क्या मिलता है, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना यानी व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। तो आपका सही आंसर होगा सूरत। सूरत में 1813 में इन्होंने पहला कारखाना खोला था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी सुन लो। 1608 में जो है कैप्टन कौन थे, कैप्टन हॉकिंग्स, ये गए थे जहांगीर के पास और इन्होंने कहा कि हमको दे दो परमिशन। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया, इनको बड़ा सम्मान किया, राजा की उपाधि दी, मनसबदारी भी दे दी, लेकिन अनुमति नहीं दी इनको। ठीक, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो था एक इनका अधिकारी था मिंडन हॉल। ठीक है, वो था, वो गया सीधा कहाँ पे, सूरत के, उस समय जो गुजरात का या सूरत का जो गवर्नर था उसके पास गया, उससे ली अनुमति। और ये अनुमति कब ली थी, 1611 में अनुमति ली और 1613 में सूरत में एक कारखाना ओपन कर दिया। बाद में जाके 1600 शायद 13 में, 1613 में ही फिर बाद में जाके जो है स्थायी कारखाना बनाने की अनुमति मिल गई। फिर वो गए थे टॉमस रो 1614 या 13 में, तो बाद में उनको अनुमति मिल गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने दी थी। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से उसके मित्र ने धोखा दिया, उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। कौन थे भाई वो? नाना साहब, नाना साहब को नहीं किया था, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जो थे इनको इनके मित्र थे, मित्र इनका नाम था मान सिंह, जिन्होंने इनको धोखा दिया था और पकड़वा दिया था। ठीक है, तात्या टोपे इनका नाम था, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाना साहब के ये दत्तक पुत्र हुआ करते थे और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके ये भाई हुआ करते थे। ठीक है, तात्या टोपे शिवपुरी के पास के जंगल है वहां पर इनको एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में जो लाहौर सम्मेलन हुआ था, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबके दिमाग में आंसर आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जो है या चैट बॉक्स जो चल रहा है उसमें आंसर लिखिएगा। कोशिश आप लोग ये करिएगा कि जैसे टेस्ट लाइव हो तो लाइव टेस्ट में बैठिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग लाइव टेस्ट में बैठेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दूंगा। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो उसमें मजा नहीं आता, इसलिए कोशिश करिएगा कि आने वाले टेस्टों में, यानी कि अब जो कल से टेस्ट डलेंगे उनमें आप लाइव टेस्ट में बैठिएगा। ठीक है, टेस्ट की टाइमिंग भी मैं अब डिसाइड करने वाला हूं क्योंकि अभी तक मैं फिक्स नहीं किया था, अब मैं उसको फिक्स कर दूंगा। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 तक पूर्ण स्वतंत्रता
हमें हमारा यानी कांग्रेस का जो उद्देश्य होगा अब डोमिनियन स्टेट ना होगा, पूर्ण स्वतंत्रता होगा। और 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित पुस्तक है? ऑप्शन है वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर यह आधारित है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक है, जब स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, भारत भ्रमण कर रहे थे ये, तो उस भ्रमण पर आधारित ये पूरी पुस्तक है। ठीक है, तो इस पुस्तक में उनके भ्रमण का जो अनुभव है उन्होंने इसमें साझा किया है। मौका मिले तो कभी इस पुस्तक को पढ़ना जरूर। ठीक है, और ये आपके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो गए हैं। और अगर मैं टाइमिंग की बताऊं तो शाम के 5 बजे 5 PM पर यह आपका टेस्ट का टाइम रहेगा। और अभी अल्टरनेट ही चलेगा, एक दिन यूपीएससी का टेस्ट रहेगा, एक दिन एमपीपीएससी का। ठीक है, तो जैसे आज आपका यूपीएससी का टेस्ट हो गया, तो कल जो है आपका एमपीपीएससी का, यूपीएससी का नहीं डालूंगा मैं, अभी अल्टरनेट रहेगा। और दिवाली बाद से इसे मैं रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, दिवाली बाद से, तो तब तक के लिए ये अल्टरनेट ही रहेगा। और अगर आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स सही रहता है और आप लोग अगर चाहते हो कि इन दोनों टेस्टों को मैं रेगुलर डेली करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बता दीजिएगा। नहीं तो ये अभी हाल फिलहाल तो अभी अल्टरनेट चलेंगे ही। ठीक है, तो अब जो परसों टेस्ट होगा वो आपका पॉलिटी यानी 2006 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, मैं उनका टेस्ट लूंगा। ठीक है, कल एमपीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 5 है वो कल अपलोड होगा। ठीक है, 5 बजे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट की पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अभी। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि लाइव क्लास में बैठिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में आपके टेस्ट जो होंगे ना, तो मैं भी आपके क्वेश्चंस के उसको देखता रहूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, बैठिएगा जरूर। मैं भी क्लास में रहूंगा, तो आपके आंसर्स भी देता रहूंगा। और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पे क्वेश्चंस पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।